हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं पीयूषी शेयर करती हूँ मेरे और मेरी फैमिली के इंडिया से थाईलैंड के रिलोकेशन एक्सपीरियंसेस और यहाँ आने के बाद में एक नए सिरे से एक्सपैट लाइफ स्टार्ट करने के सारे चैलेंजेस। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी फैमिली का एक कोविड एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बारे में अभी तक मैंने इस चैनल पे बात नहीं करी है और टू बी वेरी फ्रैंक मैं बात करना भी नहीं चाहती थी। मैं पर्सनली किसी की भी कोविड न्यूज़ सुनती हूँ, कोविड पॉजिटिव न्यूज़ और सारे उसके इफ़ेक्ट्स सुनती हूँ तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों की लाइफ में सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करूँ। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिनसे 2 महीने पहले मैं स्ट्रगल कर रही थी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सभी जगह सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं और बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि इन सवालों के जवाब नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट गवर्नमेंट के कुछ पेजेस के बीच में इनके आंसर्स छुपे हुए हैं और हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कोविड टाइम पे कि हमें वो आंसर्स नहीं मिलते। सो अब ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरी रिलोकेशन जर्नी की किताब का वो चैप्टर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इंडिया से थाईलैंड आने का अभी जो करंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। सो लेट मी ब्रीफ ऑल द स्टेप्स एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन ईच स्टेप। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ प्रो टिप्स ऐड करूँगी, सो प्लीज़ उसको देखिए और आई एम श्योर वो आप लोगों को, अगर आप थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं सो वो टिप्स डेफिनेटली आप लोगों के बहुत काम आएंगी। सो डू वॉच टिल द एंड। सो द स्टेप नंबर 1 वॉज टू गेट द प्री अप्रूवल ऑफ COE, दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ एंट्रीज प्री अप्रूवल। सो इस स्टेप के लिए हमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म और इंश्योरेंस की डिटेल्स अपलोड करनी थी। हमारा सारा पेपर वर्क रेडी था, हमने पूरा होमवर्क कर रखा था। सो ये स्टेप जो था वो बहुत स्मूथली निकल गया, ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ आई थिंक दिक्कत नहीं आई और सब पेपर्स अपलोड करने के बाद में बहुत कन्वीनियंटली हमको प्री अप्रूवल मिल गया था और एक रजिस्ट्रेशन टोकन हमारा जनरेट हो गया था। COE प्री अप्रूवल 15 डेज़ का मिलता है और इसी 15 डेज़ के बीच में ASQ और एयर इंडिया की टिकट बुकिंग भी करानी पड़ती है। यहाँ पे ASQ मीन्स ऑल्टरनेटिव स्टेट क्वारंटीन और ASQ क्या है उसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। अगर आपको देखना है सो आप प्लीज़ जाइए और पूरी डिटेल्ड ASQ रिव्यू मेरा देखिए। सो प्री अप्रूवल लेने से पहले हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि हमारा फ़्लाइट फ्रीक्वेंसीज़ क्या है और हमें ASQ कौन सा बुक कराना है जब भी हम करवाएंगे। सो उसको कंसिडर करते हुए हमने हमारा प्री अप्रूवल लिया और वी मेड श्योर कि हमको बाकी जो फर्दर बुकिंग्स हैं वो हमारी उस नेक्स्ट 15 डेज़ की विंडो के अंदर हो जाए। इट वॉज एग्जैक्टली द वे वी प्लान्ड। 9 मार्च को रॉयल थाई एम्बेसी ने 22 मार्च की न्यू दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट अनाउंस करी और इस फ्लाइट के लिए जो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई थी वो 2 दिन की हुई थी। मतलब 9 से लेके 11 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन कराना था और जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को, रादर उनमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही एयर इंडिया पेमेंट लिंक भेजेगा। सो द स्टेप नंबर 2 वॉज द रजिस्ट्रेशन फॉर द रिपैट्रिएशन फ्लाइट और हम इस स्टेप के लिए पूरे प्रिपेयर्ड थे, हमें इसका पूरा आइडिया था। सो जैसे ही 9 मार्च को रॉयल थाई एम्बेसी ने अनाउंसमेंट किया, विद इन फ्यू मिनट्स हम लोगों ने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। 15 मार्च को एयर इंडिया ने अपनी फाइनल लिस्ट निकाली और लकीली हम लोगों का नाम उसमें था। वी वर द लास्ट 4 पैसेंजर्स इन दैट लिस्ट और हम लोगों को पेमेंट लिंक आया और वो जो पेमेंट लिंक था वो वैलिड सिर्फ 2 दिन के लिए था। हमें 17 मार्च तक हमारी एयर इंडिया की टिकट्स बुक करवानी थी। सो देन वी स्विच टू दी नेक्स्ट स्टेप। ये एक ऑप्शनल स्टेप था, हमारे पास 2 दिन थे, सो हमने सोचा कि हमें प्रिकॉशनरी कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। सो 16 मार्च को हम सबका कोविड टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट सबकी नेगेटिव थी। सो हम गए स्टेप नंबर 3 की तरफ जो था फाइनल एयर टिकट बुकिंग। ये बहुत इजी स्टेप था, लिंक हमको ऑलरेडी आ चुका था और हमने ऑन टाइम अपनी पेमेंट्स करवा दी थी। तो द नेक्स्ट दैट इज़ द स्टेप नंबर 4 वॉज टू बुक द ASQ। सो एज आई मैंशन, ASQ की सारी रिसर्च, पूरा होमवर्क हमने पहले से कर रखा था। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कोट हम ऑलरेडी ले चुके थे और उसके बेसिस पे बहुत इजीली हमने ASQ बुक करवाया।
So the step number 4 was again very smooth for us. Then we switched to the last step, which was the step number 5, that is to get the final COE. So final COE के लिए ASQ और एयर टिकट की कंफर्म बुकिंग्स अपलोड करनी होती है. We already had the pre-approved registration number, so उसको यूज़ करके 18 मार्च को हमको फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री मिल गया. ये सारे स्टेप्स यूजुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें बहुत पेपर वर्क और बहुत सारे होमवर्क की ज़रूरत है. हम लोग पूरे प्रिपेयर्ड थे, सो इन सब स्टेप्स में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इट वाज वेरी स्मूथ और कन्वीनियंटली हमको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री मिल गया था 18 मार्च को, और 22 मार्च की थी हमारी फ़्लाइट. अब बस एक स्टेप बचा था और वो था नेगेटिव RT-PCR. सो फ्लाइट बोर्ड करने के टाइम से 72 आवर्स पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की हमें ज़रूरत थी. 19th आफ्टरनून को हम हमारा सैंपल लेके आए और 19th की रात अराउंड 11 बजे वी कम टू नो दैट माई हस्बैंड वॉज कोविड पॉजिटिव. ओ माई गॉड, लिटरली आई कांट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. मुझे अभी शेयर करते हुए भी गूज़बम्स हो रहे हैं. इट वॉज वेरी 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 डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस. इतने बड़े ट्विस्ट को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. कोविड की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, यही सोच के ही हमने प्रिकॉशनरी हमारा टेस्ट करवाया था. बट फिर भी जो हुआ वो हमारे कंट्रोल से पूरा बाहर था. सब कुछ चीज़ें अब हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी. 19 मार्च की रात बहुत ज़्यादा मुश्किल थी. इतने सारे हमारे सवाल थे और हर सवाल के जवाब में और बहुत सारे सवाल थे. पूरी रात हमने हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर वालों के उठने का वेट किया, लेकिन समहाउ सुबह तक हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए थे, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं था कुछ ज़्यादा फील करने के लिए. 20th मार्च को वी वर ऑन अ मिशन. हम लोगों ने होम क्वारंटीन कर लिया था और पूरी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया. डॉक्टर्स कंसल्टेशन लिए, मेडिकेशन स्टार्ट हो चुका था. वहीं दूसरी तरफ एम्बेसी और एयर इंडिया से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे टू नो दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन सच केस. हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमें आगे करना क्या है. और एक्चुअली बिलीव मी, हमारे इस पूरे ट्रैवलिंग चैप्टर का ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पे हमने होमवर्क नहीं किया था. हमने समहाउ इमेजिन ही नहीं किया था. कोविड टेस्ट करवाया, अगर वो पहले ही पॉजिटिव आ जाता हम आगे प्रोसीड ही नहीं करते. सो दिस वाज अ टॉपिक जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था. बट थैंकफुली जब ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया और जब कंसल्ट किया एयर इंडिया से और थाई एम्बेसी से, तो हमें पता चला कि इट इज़ अ वेरी कॉमन केस और सारी पॉलिसीज़ इंटैक्ट है इस केस के लिए. अगर कोई भी पैसेंजर पॉजिटिव आता है सो उसके साथ जो भी को पैसेंजर्स हैं उन सब की टिकट 1 महीने के लिए ओपन हो जाती है और सेम प्राइस पे 1 महीने के अंदर किसी भी नेक्स्ट फ्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं. सो हमने वही किया जो स्टेप्स उनने हमें सजेस्ट किए थे. हमने हमारा पॉजिटिव RT-PCR, हमारा PNR एंड ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर एंड ऑल थाई एम्बेसी को और एयर इंडिया को ईमेल किया. इसकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी फॉर योर रेफरेंस. बट इट वॉज अ स्मूथ स्टेप. इट जस्ट दैट हमें इसका आइडिया नहीं था, सो हमें बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था. सेम वॉज द केस विद ASQ. सो अब हमारा जो ट्रैवल प्लान था वो विंडो पूरी 1 मंथ के लिए ओपन हो चुकी थी और हम लोग ट्रैवल तो नहीं कर पाए थे 22 मार्च को, लेकिन हमने हमारा क्वारंटीन स्टार्ट कर दिया था. बैंकॉक की जगह नहीं, लेकिन अपने घर में हम होम क्वारंटीन कर रहे थे. सो एक बहुत बड़ा काम तो हमारा हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो हमें मालूम नहीं था कि आगे करवाना क्या है. विंडो तो 1 महीने के लिए हमारी ओपन हो गई, बट नेक्स्ट फ्लाइट कब आएगी और उसके स्टेप्स क्या रहेंगे उस टाइम पे, उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं था. और 21 मार्च को ये सारा प्रोसेस हुआ एंड ये पूरी बात सिंकिंग भी नहीं हुई थी हमारी कि 22 मार्च को रॉयल थाई एम्बेसी ने फिर से अगली फ़्लाइट अनाउंस कर दी और इस बार फ्लाइट थी 3 अप्रैल की. हम फिर कंफ्यूज्ड कि अब क्या करना है. अब 3 अप्रैल को ट्रैवल स्टार्ट करना है या फिर से वेट करना है और नए अनाउंसमेंट का हम वेट करें. बहुत ज़्यादा अनसर्टेन वो कंडीशन थी. बट हमने हमारे डॉक्टर से कंसल्ट किया. सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और सब चीज़ें हमने हमारी CT स्कैन, RT-PCR और बाकी जो भी टेस्ट उन्होंने हमें करवाए थे वो सब की रिपोर्ट्स हमने एम्बेसी से शेयर करी, एयर इंडिया से शेयर करी और दे कन्फर्म कि वी कैन ट्रेवल ऑन 3 अप्रैल बिकॉज हमारा 14 डेज़ का जो क्वारंटीन पीरियड था वो 3 अप्रैल तक ख़त्म हो चुका होता. सो वो सोच के हमने प्रोसीड किया 3 अप्रैल के लिए. फिर से हमने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए.
हमने प्री अप्रूवल लिया और एयर इंडिया की फाइनल लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स में भी हमारा नाम था इस बार, लेकिन हमें पेमेंट लिंक नहीं आया था बिकॉज पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, विंडो ऑलरेडी ओपन थी। सो हमारा जो फाइनल पैसेंजर लिस्ट आता है उसमें हमारा नाम डायरेक्टली आया था और टिकट बुकिंग कंफर्मेशन की मेल के बाद में हमने ASQ एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाली एंड इट वाज वेरी क्विक अगेन। फाइनली 3 अप्रैल को बिना किसी नए ड्रामा के हम लोग बैंकॉक पहुंच गए। उफ, आई नो ये बहुत ज़्यादा फिल्मी केस हो चुका था हमारा, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी थी मेरे दोस्तों। अभी बहुत से RT-PCR बाकी थे, बहुत कोविड टेस्ट कराने थे। थाईलैंड के 14 डेज क्वारंटीन में 2 RT-PCR होते हैं, एक 5th डे को और एक 12th डे को। और मेरे को लिटरली RT-PCRs के नाम से दहशत होने लगी थी। मुझे इतना डर था सैम्पलिंग कराते वक्त, उसके रिज़ल्ट का वेट करने पे इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगे थे और वही हुआ। लोग कहते हैं ना, ज़्यादा गलत ना सोचो किसी के बारे में, वो चीज़ सच हो जाती है। सो वही हुआ जिसका डर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्स्टेंटली था। और 5th डे की जो रिपोर्ट आई वो मेरे हस्बैंड की फिर से पॉजिटिव थी और हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ेगा। थाईलैंड में यही रूल्स हैं, जो पॉजिटिव आता है उसका हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी था। इंडिया में तो पूरी फैमिली थी संभालने के लिए, हमने कैसे जैसे मैनेज कर लिया, बट यहाँ मैं क्या करूँगी। और फिर वही फालतू सवाल, क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या करेंगे, ये हुआ तो क्या करेंगे, वो हुआ तो क्या करेंगे, और ऐसे एंडलेस सवाल जिनके आंसर हमें कोई नहीं दे सकता। बट इस एक्सपीरियंस के बाद में मैंने ये सीखा है कि जब भी हम ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में होते हैं, हम अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं इन फालतू सवालों के आंसर्स को ढूंढने में, जिनके आंसर्स एक्चुअल में किसी के पास नहीं होते। यहाँ पे मेरे पास कोई ऑल्टरनेट था नहीं। मैंने इन सब फालतू बेफिजूल सवालों को एक तरफ किया और अपनी पूरी एनर्जी को सल्यूशन ढूंढने में निकाला और मैंने राइट लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। ASQ स्टाफ के साथ में, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ में मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम और हमारी पूरी हिस्ट्री, सारी कोविड रिपोर्ट्स सब शेयर करी और मुझे कुछ बेटर सल्यूशंस दिखने लगे। So we come to know that this is a very normal case। यहाँ पे अगर पहले कोविड हो चुका है तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन नेक्स्ट RT-PCRs में 4-6 मंथ्स तक रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ सकती है। फिर हमारी सारी पुरानी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल के साथ शेयर की गई और हॉस्पिटल ने भी एग्री किया सेम चीज़ के लिए। थैंकफुली हमारा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ऑल्टरनेटिवली हमको एंटीबॉडी टेस्ट रिकमेंड किया गया। सो मेरे हस्बैंड का एंटीबॉडी टेस्ट हुआ और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आनी थी तब तक हमारा रिलैक्सेशन कैंसिल हो गया था। जो एक 1 आवर का रिलैक्सेशन ASQ में मिलता है, हमको वो अलाउ नहीं था, बट इट वॉज ओके। हम चारों साथ थे, उससे बड़ा रिलैक्सेशन उस मोमेंट पे हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था। एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट आने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा था, रादर उसके पहले तो हमको जो सेकेंड कोविड टेस्ट होना था उसका टाइम आ गया था। सो 12th को हमारा फिर से चारों का यहाँ पे RT-PCR हुआ और फाइनली एंड थैंकफुली उस रिपोर्ट में हम चारों नेगेटिव थे और बाय दैट टाइम हमारा एंटीबॉडी रिपोर्ट रिजल्ट भी आ गया, उसमें एंटीबॉडीज़ भी थी। सो 12th डे ऑफ ASQ इवनिंग वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट और हम बहुत खुश थे। 13th को हमें रिलैक्सेशन में भी जाने को मिला। इवन पूरा ASQ स्टाफ हमारे साथ सेलिब्रेट करा था। हमको आई बिलीव हमको इंडिविजुअली सबने फ़ोन किया एंड कॉन्ग्रेचुलेट किया। इट वॉज अ बिग रिलीफ फॉर अस। और फिर 14th डे का हमने क्वारंटीन ख़त्म किया और हम लोग इस स्ट्रेस से, इस कोविड की टेंशन से और क्वारंटीन को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके फाइनली फ्री हो चुके थे और ASQ से बाहर आ गए थे। सो येस, दैट्स ऑल, दैट वाज माय कोविड एक्सपीरियंस। और आई होप मैं जो कन्वे करना चाहती थी वो मैं यहाँ पे कन्वे कर पाई हूँ, बट स्टिल फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों के, सो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर सकती हूँ। सो बट आई लिटरली विश कि आपको मेरी इस टॉपिक पे कभी ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो बिफोर आई वाइंड अप, हियर आर माई 5 प्रो टिप्स। सो टिप नंबर 1, अगर आप थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं या रॉयल थाई एम्बेसी के किसी भी अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड देयर ऑफिशियल फेसबुक पेज। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट रॉयल थाई एम्बेसी इज़ वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक ऑल्सो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक बोथ दीज लिंक्स। टिप नंबर 2 इज़ फॉर
बुकिंग द रिपैट्रिएशन फ्लाइट, तो आप अगर कोई भी रिपैट्रिएशन फ्लाइट देख रहे हैं, नॉट ओनली थाईलैंड, सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक द फ्लाइट फ्रीक्वेंसी पैटर्न। रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स डेली नहीं होती है, सो उसका क्या पैटर्न है, वो वीकली आती हैं या वो मंथली आती हैं, उस पर थोड़ा सा पुराना पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी ट्रैवल प्लान कीजिए। टिप नंबर 3 इज़ फॉर ASQ बुकिंग। सो अगर आप लोग ASQ बुक कराना चाहते हैं, सो थोड़ा सा होमवर्क पहले से करके रखें, लास्ट मिनट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इवन आई विल शेयर 2-3 फेसबुक पेजेस जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आती हैं ASQ की, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छा कोटेशंस और बहुत अच्छी डील वहाँ से मिल जाती है। सो आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो विद यू। टिप नंबर 4 इज़ अ जनरल टिप। सो नॉर्मली जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के जो पेमेंट लिंक आते हैं उसमें पेमेंट USD में करना होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो कार्ड यूज़ करें उस कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो। सो लास्ट एंड 5th टिप, इट इज़ अ गोल्डन टिप एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो, बट कभी गॉड फॉरबिड अगर आप ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, गवर्नमेंट ने बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, बट नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन आवर हेल्थ। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सिचुएशन में अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना। मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम अपना स्ट्रेस और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपने आप को पहले संभालें, बाकी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ, सो गिव अ बिग थम्स अप। और आई ट्रूली बिलीव कि ट्रैवल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और मेरे जैसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के काम आ सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर एंड spread this informative video to others also. Alright, that's all for this video. I'll see you in the next video with another expat life experience. Until then, take care, stay safe, stay healthy, and bye bye.